और उस इंटरमीडिएट से फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट। जैसे समझो आप लोगों का खुद का जो एजुकेशन है वो क्या है, क्लास 11th और क्लास 12 को शायद आपको पता हो, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो देखो होता क्या है, बचपन से जो स्कूलिंग करते हैं वो रिएक्टेंट है, ठीक है। आपने क्या बेसिक समझा नहीं, ABCD लिखना, मान लो कुछ भी आपने चीज़ों को लिखना पढ़ना सीखा, वो रिएक्टेंट मतलब बेसिक चीज़ें समझ ली। फिर अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हो, अब इंटरमीडिएट लेवल पे जो आप करोगे यही आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो क्लास 10 तक के मतलब क्लास 10 तक की जो पढ़ाई होती है उससे फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। क्लास 10 तक की पढ़ाई से आपका बेस मजबूत होता है, जिसको बोलते हैं ना फंडामेंटल। कि जैसे अगर आपको कोई भी घर खड़ा करना, मान लो आपको कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस खड़ा करना। बेस अगर अच्छा है तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। पर दुनिया क्या देखती, दुनिया बिल्डिंग देखती, दुनिया बेस नहीं देखता। कोई ये नहीं पूछता कि अच्छा इसका बेस कैसा है। तो दुनिया क्या देखता है, दुनिया बिल्डिंग देखती है, दुनिया बेस नहीं देखती है। तो आपने जो 10th तक का जो एजुकेशन किया, नर्सरी से लेकर 10th तक का, वो आपका बेसिक है, वो रिएक्टेंट था, मतलब बेसिक मजबूत कर लिया। अब 11th 12th में जो आप पढ़ाई करोगे उससे आपका आगे का कॉलेज डिसाइड होगा, और उससे से आपका आगे फ्यूचर पूरा कि आप लाइफ में क्या करने वाले डिसाइड होगा। तो किसी भी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड करता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बारे में क्लास 8 9 10 में रिएक्शंस में नहीं बताया जाता है, पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ही इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट ही डिसाइड करता है कि क्या बनने वाला है प्रोडक्ट। 11-12 में जितनी पढ़ाई करोगे यही जिंदगी डिसाइड करेगी। 11-12 में पढ़ाई नहीं करोगे, आपको आलतू फालतू प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे पढ़ाई करने में 10-15 लाख रुपए वेस्ट करोगे, उसके बाद नौकरी भी नहीं मिलेगी, घर पे बैठोगे। पढ़ाई अच्छे से करोगे, आराम से IIT में जाओगे, आराम से लाइफ चल जाएगी। तो इंटरमीडिएट में जो काम करोगे, जो गुल खिलाओगे, उसी की वजह से आगे का लाइफ डिसाइड होगा। मतलब जो भी करोगे, पढ़ाई करोगे अच्छा लाइफ, पढ़ाई नहीं करोगे घूमो घामोगे बेकार लाइफ। तो जो ये करेगा वही वो डिसाइड करेगा। तो यही होता है लाइफ में भी। तो नीचे लिखो इन अ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द इंटरमीडिएट। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है, इंटरमीडिएट। अब देखो होता क्या है, इंटरमीडिएट में जो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, मतलब जो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो आराम से बन जाता है, और फिर वही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, तो वही हम लोगों को करना है। हम लोगों का टॉपिक ही वही है कि कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन सा कम स्टेबल होता है। तो होता क्या है कि आप जब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट को बनाते हो तो बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट। जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, मतलब जो इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल होगा, तो वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। अब कैसे होगा वो हम लोग आगे करेंगे, आगे समझेंगे इन सब बातों को। तो इसका मतलब डिटेल हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको आगे करा दूंगा, पर इस बात को भी लिख लो कि क्या होता है। देखो मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है और दो इंटरमीडिएट पॉसिबल है, तो दोनों में से वो इंटरमीडिएट हमेशा बनाया जाता है जो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो कि मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट ऑलवेज डिसाइड द प्रोडक्ट। So in this section we study mainly about the stability of intermediate। तो जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वही क्या होता है, प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। एक एग्जांपल मैं चलो बता देता हूं, इसमें स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कर दीजिए एक मॉलिक्यूल है, हमें इसका रिएक्शन HCl से करवाना है। ठीक है, HCl एक एसिड है, तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो HCl देखो एक एसिड है, अब HCl से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। अब वही H+ का अटैक करना है, तो देखो क्या होगा, होता ये कि डबल बॉन्ड पे इसका अटैक होगा और एक साइड हाइड्रोजन आएगा, एक साइड क्लोरीन। क्वेश्चन ये आएगा कि इधर हाइड्रोजन आएगा और इधर क्लोरीन आएगा, या इधर क्लोरीन आएगा इधर हाइड्रोजन। क्या करेंगे इसी को समझते हैं। तो मान लेते हैं हमें इसका वही रिएक्शन करना है, तो देखो क्या होगा, मैंने पहले H+ का अटैक कराया। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, समझो क्या हो सकता है, ये जो पाई बॉन्ड ये आराम से टूट जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या अज्यूम किया कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर गया।
ठीक है। तो हाइड्रोजन का अटैक मैंने इधर करा है, मैं पहली पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो इससे क्या बनेगा, देखो CH3, इधर पाई इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे आएगा प्लस, और इसको हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है ये। और जब ये प्लस चार्ज आ गया तो इस पे क्या होगा, क्लोरीन का अटैक, और क्या बनेगा CH3, CH, Cl और ये CH3। तो देखो क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। पर ये जो बीच में बना ये इंटरमीडिएट है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि प्लस वाले पे क्लोरीन तो अटैक कर ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी और चेक करते हैं। तो ये इधर आता, मतलब ये पाई बॉन्ड है, ये इधर जाता और H का अटैक इधर ही होता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर टूटता तब क्या होता, CH3, CH2, और देखो CH2 पे पॉजिटिव, अरे हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो CH2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ता, तो देखो ये। तो हम लोगों के पास देखो दो ऑप्शन है, सेम वही रिएक्टेंट पे HCl को जोड़ो तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। क्वेश्चन है कि क्या बनेगा। तो वही समझो, लाइफ में भी क्या होता है, इंटरमीडिएट के हार्डवर्क पे डिसाइड करता है आपका फ्यूचर क्या है। पढ़ाई लिखाई करोगे IIT मिलेगा, नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और कुछ नहीं, यही दो ऑप्शन। तो इन दोनों में मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड करता है इंटरमीडिएट। तो अब इंटरमीडिएट में क्या होगा, देखो जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही डिसाइड करेगा। अब कैसे, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था हाइपर कंजुगेशन। तो देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो इसके बगल में देखो 3 और 3, यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेशन, कितने 6, और यहाँ पे इसके बगल में सिर्फ 2। तो इन दोनों में क्या है, ये ज्यादा स्टेबल, ये क्या है मोर स्टेबल। तो जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही हमेशा बनता है रिएक्शन में। तो देखो जब आप H का अटैक करते हो, समझो फिर से, जब आप इस एल्कीन पे आप जब हाइड्रोजन का अटैक करते हो तो दो तरीके के कटायन बन सकते हैं, ये या फिर ये, मतलब दो तरीके के कटायन बन सकते हैं। इन दोनों कटायन में हमेशा वो कटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा, तो ये इसका प्रोडक्ट है। तो किसी भी रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन डिसाइड करता है, हमेशा स्टेबल इंटरमीडिएट। तो जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका हमेशा प्रोडक्ट को आपको डिसाइड मतलब करेगा। अब इसमें हम लोग इंटरमीडिएट के और कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग वो इस सेक्शन में आगे करेंगे। तो इसमें ये ज्यादा बनेगा, यही मेन प्रोडक्ट होगा, ये बहुत कम बनेगा, इसको बोलते हैं माइनर। तो ये मतलब देखो जो स्टेबल इंटरमीडिएट है वही ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, जो कम स्टेबल वो कम बनाएगा। तो इसमें नीचे लिख लो कि देखो इट मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट ऑलवेज डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ये लिख लो ब्रैकेट में मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, जो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो। हम लोगों को इस चैप्टर में देखो या इस सेक्शन में कौन कौन से इंटरमीडिएट करने हैं, तो इसमें नीचे लिखो इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट 6 इंटरमीडिएट। तो हम लोग 6 इंटरमीडिएट को कवर करेंगे। कौन कौन से होगा, सबसे पहले कार्बोकैटायन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में कार्बोकैटायन ही बनता है, पहले ये करेंगे। फिर हम लोग करेंगे कार्बन आयन, फिर करेंगे फ्री रेडिकल, फिर हम लोग करेंगे कार्बिन, और फिर बेंजाइन, बेंजीन नहीं बेंजाइन लिखा है, और लास्ट में नाइट्रीन। एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन 6 के अलावा कभी कोई इंटरमीडिएट होता ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पहले और नीचे की तरफ आओगे लिस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन 6 के अलावा कभी कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। तो हम लोग एक एक करके सारे इंटरमीडिएट्स को कवर करेंगे। पहले कटायन करेंगे, फिर अनायन करेंगे, फिर फ्री रेडिकल करेंगे, फिर कार्बिन, फिर बेंजाइन, फिर नाइट्रेट। तो इंटरमीडिएट में देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटायन। तो जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हम लोगों को 6 इंटरमीडिएट पढ़ने हैं, उनमें जो पहला इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन।
तो कार्बोकैटायन का देखो मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं कि इसका जो ऑक्टेट होगा, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो कुछ बातों को समझते हैं। तो हम लोगों को पहले वही देखना है, कार्बोकैटायन, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6। तो ये एक्चुअल में बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये बिहेव करेगा कैसे, लुईस एसिड के जैसे, ठीक है। ये अब देखो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि देखो किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन डिसाइड करता है, इंटरमीडिएट। तो जो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वही हमेशा डिसाइड करता है आपका मेजर प्रोडक्ट, मतलब वही डिसाइड करता है मेन प्रोडक्ट। तो हम लोगों को इस सेक्शन में यही करना है कि हम लोग कुछ इंटरमीडिएट पढ़ेंगे और उनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो उसको करने के पहले देखो, सबसे पहले ये क्या है, वही कार्बोकैटायन के बारे में कुछ लिख लिया। अब हम लोग इसमें पहले कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, फिर बाद में इसमें आगे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो सिंपल हम लोग कुछ केसेस को समझते हैं। अगर एक कार्बोकैटायन है और मान लेते हैं उसमें 3 कार्बन है, जैसे ये R1 एंड R2, मतलब ये बताने के लिए कि ये 3 कार्बन चेन है, 3 अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो कार्बोकैटायन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है ये। और इसका स्ट्रक्चर वही आपका ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। अगर आपके पास कार्बोकैटायन क्या है कि कुछ ऐसा हो गया, सपोज करते कुछ ऐसा कार्बोकैटायन हो गया, मतलब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे तीनों सिग्मा बॉन्ड है, इस वाले कार्बोकैटायन पे क्या है कि देखो यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर ऐसा कार्बोकैटायन हुआ तो ये आपके पास sp हाइब्रिडाइज होगा। आप इसमें आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो सिर्फ 2 है। पर इंटरेस्टिंग इससे लास्ट वाला केस है, जो आपके पास क्या हो सकता है, RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो होता क्या है कि जैसे जेई मेन में या फिर नीट में तो नॉर्मली यही आता है, पर एडवांस वाले पता ये घुस घुस के पूछते हैं क्वेश्चन, तो वो ऐसा केस दे सकते हैं। अब देखो मैंने बताया है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, लोन पर काउंट करो, उससे हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। अगर उनका समेशन 2 होगा तो sp होता है। यहाँ तो सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है ना, लोन पर का भी कोई आता पता नहीं है। फिर क्या होगा, ये एक्चुअल में ये फिर भी क्या है, ये फिर भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, हाँ तो कुछ अलग केसेस भी हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप पॉइंट याद करो, मैंने कहा था इन हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट। तो नॉर्मली फुली फिल्ड हम मतलब फुली फिल्ड का बहुत एग्जांपल होता है जो लोन पेयर वाला होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, देखो जब ये sp हाइब्रिडाइज होगा तो sp हाइब्रिडाइज में एक तो क्या बनाएगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा इधर साइड क्या होगा, ये जो sp हाइब्रिडाइज होगा ये आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। देखो आराम से सोचो, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, एक साइड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक साइड वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और बाकी 2 p ऑर्बिटल बच जाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो जहां पे ये जो कार्बन ये sp हाइब्रिडाइज है, इस sp हाइब्रिडाइज में एक ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस केस को ध्यान रखना कि ये sp हाइब्रिडाइज होता है, और यहाँ पे एक मतलब sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, जो कि बहुत रेयर केस में होता है, जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखो स्टेबिलिटी पे आते हैं, तो नीचे हेडिंग लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हमारा देखो मेन टॉपिक यही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि जो मतलब कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन में, नॉर्मली वही डिसाइड करता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो हम लोगों को वही फैक्टर देखना है कि कैसे स्टेबल हो सकता है ये। तो देखो सबसे पहले कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोकैटायन है कंगाल, मतलब बेचारा के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब ऐसे समझो कि एक सोसाइटी को पॉइंट ऑफ व्यू सोचो,
तो देखो सोसाइटी में देखो 3 तरीके के लोग हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं सोसाइटी में, देखो लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास। हाई क्लास मतलब पैसे भर भर के दान करेगा, ले जाओ भाई, और लो क्लास वाला बेचारा कंगाल, उसको पैसे चाहिए। मिडिल क्लास मतलब बस अपने आप को बस जिंदगी काट रहा होता है, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। मतलब मिडिल क्लास ना उसके पास ज़्यादा है, ना कुछ कम, ना दे पाता ना कुछ ले पाता है। तो वैसे में जैसे मान लो कार्बन है, सपोज करो कार्बन अगर चारों बॉन्ड बना लिए तो उसका ऑक्टेट पूरा है, पर ना और लोन पेयर भी नहीं है, तो वो ना कुछ दे सकता ना ले सकता, दैट इज मिडिल क्लास। जो कार्बन चारों बॉन्ड बनाता है वो मिडिल क्लास है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ना दे पा रहा ना ले पा रहा है। अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन क्या होता है, कंगाल आदमी, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, ऑक्टेट नहीं पूरा, वो अनस्टेबल है, तो ये है लो क्लास। और अगर कार्बनायन होता है तो कार्बनायन क्या होता है, कार्बनायन मतलब कि ऑक्टेट पूरा है, साथ में लोन पेयर भी है, मतलब कि अपना नीड पूरा भी हो रहा है और पैसे एक्स्ट्रा भी है, दैट इज हाई क्लास। तो इसी तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड है, इसी तरीके से कार्बन भी डिवाइडेड है। और जहाँ पे सब कुछ पूरा है, सारे मतलब ऑक्टेट पूरे हैं, कोई लोन पे नहीं, दैट इज नॉर्मल कार्बन, जो काफ़ी स्टेबल होता है। तो हम लोगों को कार्बोकटायन समझना है। तो जब भी कार्बोकटायन बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक मतलब भिखारी, मतलब समझ में आना चाहिए कि एक कंगाल आदमी जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे, जो उस पर कुछ मतलब वही जैसे मतलब भिखारी मतलब कि जो उसके कुछ पैसे दे दे, मतलब वो अच्छा कर जाए। तो वैसे आपको जब भी कार्बोकटायन बोले तो आपको समझना है कि कंगाल मतलब भिखारी, तो उसको जो भी इलेक्ट्रॉन पकड़ा देगा तो वो क्या होगा, उसको स्टेबल करेगा। तो कार्बोकटायन को आपको मतलब क्या सोचना है कि वो क्या है कि मतलब कंगाल, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो है क्या, हम लोगों ने कुछ इफेक्ट पढ़े थे, कौन कौन से, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, अरे यही डिवाइड था ना, ये मान लो एक ग्रुप है उसमें कोई प्लस आई है, प्लस आई मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो और हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर कार्बोकटायन को कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको क्या करेगा, उसको वो स्टेबलाइज करेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा, कोई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो उसको वो अनस्टेबलाइज करेगा। तो एक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो होता क्या है एक्चुअल में कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कटायन है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड होता है। मतलब कार्बोकटायन है तो प्लस आई प्लस एम से स्टेबलाइज्ड होगा। आगे जब हम लोग करेंगे आपका जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज वाला माइनस आई माइनस एम से स्टेबलाइज्ड होगा। तो पहले यहाँ पे समझते हैं, देखो कार्बोकटायन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा मतलब जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो कार्बोकटायन प्लस आई और प्लस एम से स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि इनका जो स्टेबिलिटी होता है वो प्लस आई से बढ़ता है, प्लस एम से भी बढ़ता है और हाइपर कंजुगेशन से भी बढ़ता है। ठीक है, लास्ट सेक्शन में मैंने ये सब लिखवा दिया है कि कौन वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और इसका जो स्टेबिलिटी होगा ये माइनस आई से कम होता है और माइनस एम से भी कम होता है। ठीक है, ये इसमें नीचे लिखो, देखो कार्बोकटायन आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, so they are stabilized by electron donating effect. So carbocation are stabilized by plus I comma plus M and hyperconjugation, whereas they are unstabilized by या destabilized कर लो, या they are destabilized by minus I and minus M effect. ठीक है, ये अब चलो एक एक करके सारे इफेक्ट को समझते हैं। ठीक है, तो पहले चीजों को सिंपल रखते हैं। फर्स्ट हेडिंग लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। भाई इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन करना चाहो कर लो, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये सबसे पहला इफेक्ट करते हैं इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन, मतलब दोनों को एक साथ मिला के करते हैं कि कैसे स्टेबिलिटी देखो बढ़ेगी। तो देखो जैसे जैसे आप कार्बोकटायन की डिग्री बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखो ये आपके पास इसको इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबल होगा। देखो कार्बोकटायन इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो
तो देखो जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो नॉर्मल केस एक मतलब आप समझो कि कार्बोकेटाइन के लिए कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और हम लोग एक नॉर्मल चेन की बात करें, अगर नॉर्मल चेन की बात करो तो ये याद रखना कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक्चुअल में इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। प्राइमरी जो होता है प्राइमरी कार्बन उससे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्सरी। तो नॉर्मल क्योंकि हम लोग अगर नॉर्मल चेन की बात करें जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे रिएक्शंस को करेंगे तो यहाँ पे कई बार कार्बोकेटाइन बनेगा। तो उसमें याद रखना कि जो स्टेबिलिटी होता है प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है टर्सरी। तो ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स इसमें और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट कुछ ऐसे केसेस करते हैं, जैसे ये सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है। अब इसमें देखो गौर करो क्या हो रहा है, क्लोरीन दूर था, क्लोरीन क्या लगा था माइनस आई, तो कार्बोकेटाइन माइनस आई से अनस्टेबल होता है। क्लोरीन दूर था तो माइनस आई कम होगा, पास आया तो माइनस आई बढ़ गया, और पास आया और माइनस आई बढ़ गया। जितना ज़्यादा माइनस आई होगा उतना कम स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, 1 सबसे स्टेबल होगा, 2 कम, क्लोरीन पास आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगा, और 3 उससे भी कम। और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 3 मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे, आपसे ऐसा पूछ लेगा कि विच इज लीस्ट स्टेबल या विच इज मोस्ट स्टेबल, या फिर पूछ लेगा इनका ऑर्डर लिखो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जेई में, नीट या एडवांस या इवन सीईटी जैसे या जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आता है। तो ये तो किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये तो ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इसमें चलो रेजोनेंस भी साथ में लिख लेते हैं सेकंड, और वही जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता है तो वही स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो अभी चलो रेजोनेंस पे आते हैं, उसके बाद फिर आगे और मिक्स केसेस करेंगे। तो इसमें वही करेंगे इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। जैसे हम लोग मतलब ये बोल रहे हैं कि देखो बाकी जो भी इफेक्ट होता है, मतलब कि जो भी है, मतलब कोई स्टेबल करता है कोई अनस्टेबल करता है, पर रेजोनेंस एक ऐसा इफेक्ट है वो सबको स्टेबलाइज करता है। क्योंकि रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि आपका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। तो रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़नी ही बढ़नी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखो इससे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसमें नीचे लिखो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो आपको स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इवन इससे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो आपके पास ये वाला होगा। देखो यहां पे भी रेजोनेंस होगा। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड किया, देखो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ 2 कार्बन पे जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आएगा, फिर रेजोनेंस पहले करवाया हुआ आप लोगों को, फिर यहाँ देखो पैरा पे आएगा, फिर ऑर्थो पे। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है। जब चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा कि एक पे लोड कम आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। ये तो समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। हम लोग इसमें चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो पहले एक बहुत ही फेमस केस करते हैं और फिर आगे चीज़ों को समझते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ
इसको हम लोग बोलते हैं, जो पहला वाला जो लिखा है इसको बोलते दिस इज टर्सरी कार्बोकैटायन। लिख लो सब लोग, इसका नाम है टर्सरी कार्बोकैटायन। देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसके अगले वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, तो इसका नाम है आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन। अभी ये नाम लिख लो और थोड़ी देर बाद मैं इसकी नेमिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आपके पास एक और है ये, तो यहां पे भी देखो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन इनके बाहर है और ये स्टेबल होता है, रेजोनेंस है, इसको बोलते दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो हम लोगों को इन तीनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, किसका? टर्सरी कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, इनका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ये एक वैसा क्वेश्चन है अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। एक्चुअल में इसमें जो स्टेबिलिटी जो होता है वो प्राइमरी का ज्यादा है, फिर टर्सरी और सेकेंडरी। तो यहां पे ये जो टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये जो है आपके पास वही टर्सरी कार्बोकैटायन, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, आपने बताया कि रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। हाँ भाई, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, पर यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एक तो प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। अरे प्लस आई देंगे ना तीनों, ये तीनों देंगे प्लस आई, यहाँ पे कहीं प्लस आई नहीं है। देखो ये एक तो चलो माइनस आई लगा रहा है, ठीक है। अरे डबल माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर जाकर पढ़ो, डबल बॉन्ड को सबसे नीचे लिखवाया हुआ है, सबसे नीचे है डबल बॉन्ड, माइनस आई लगाएगा और बेंजीन में माइनस आई लगाएगा। तो रेजोनेंस तो चलो दे रहा है, चलो मान लो रेजोनेंस दे रहा है, पर यहाँ पे माइनस आई है। अरे हम लोगों को जो स्टेबिलिटी जो होता है सब कुछ मतलब मिला के सोचना होता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज से डिसाइड कर लिया। तो यहाँ रेजोनेंस, पर ये दोनों माइनस आई लगाएंगे, चलो ये प्लस आई, ठीक है। पर प्लस आई से क्या इतना फर्क पड़ेगा, ये तो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चलो ये भी एक एडिशनल फैक्टर है, पर मेन फैक्टर क्या है? देखो यहाँ पे 3 + 3 + 3, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेशन है। कितना? 9। अब देखो बचपन से एक कहानी सुनते हैं कि एकता में बहुत ताकत होती है, कि मतलब यूनिटी में। तो मैंने ये बोला कि भाई रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से स्ट्रांग है, कोई डाउट नहीं, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से स्ट्रांग है, मतलब अच्छा इफेक्ट है ये। पर एक रेजोनेंस है, एक हाइपर कंजुगेशन है, चलो रेजोनेंस अच्छा है, पर 1 से 2 हाइपर कंजुगेशन हो जाए, 2 से 3 हो जाए, उसमें यूनिटी आ रही है। और यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेशन? 9। अब 9 जब हाइपर कंजुगेशन हो गया तो वो रेजोनेंस पे भी भारी पड़ेगा। तो देखो नॉर्मल केस में क्या होता है कि नो डाउट अगर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन को कंपेयर करो तो रेजोनेंस बहुत पावरफुल होता है, पर मतलब होता है भाई 1 टाइम ज्यादा है, 2 टाइम ज्यादा है, 3 टाइम ज्यादा है। यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेशन है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि रेजोनेंस पे भारी पड़ता है, ठीक है। तो अब आप कैसे याद रखोगे? अब आप ऐसे याद रखोगे कि कभी भी अगर 7 अगर कभी भी 7 या उससे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है तो आप मान के चलना फिर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन 9 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, so 9 hyper conjugation are possible. Also in this plus I effect are active from all 3 sides. Also plus I effect are active from all 3 sides. So tertiary carbocation are very stable and they are more stable as compared to एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये याद रखना है कि अगर कभी भी 7 हाइपर कंजुगेशन है उससे ज्यादा मिल जाए तो आपको ध्यान रखना हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करेगा ऑन मतलब रेजोनेंस। तो इसमें नीचे लिखो इफ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन आर 7 और मोर देन 7, इन दैट केस हाइपर कंजुगेशन आर मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू
वन साइड रेजोनेंस एज कंपेयर टू वन साइड रेजोनेंस। ये ध्यान रखना कि इसमें रेजोनेंस एक ही साइड हो रहा है, रेजोनेंस का नंबर बढ़ा दोगे तो वो भी डोमिनेट करने लगेगा। तो ये पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हम लोग पहले कुछ चीजों को समझते हैं। तो देखो ऐसा है कि ये जो सेकेंडरी वाला होता है इससे स्टेबल है एलाइलिक वाला, और बेंजीन को हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं पीएच, अरे ऐसा लिखा जाता है, और इससे स्टेबल है टर्सरी वाला। ठीक है, नेमिंग के बारे में डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन को एलाइलिक बोलते हैं, बस याद रखना डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन को एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा नेमिंग बता देता हूं। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो डबल बॉन्ड होता है, मैं सिर्फ कार्बन की नेमिंग बता रहा हूं। ये जो डबल बॉन्ड जो होता है इस वाले कार्बन को, इसको मतलब किसको, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। डबल बॉन्ड मतलब जैसे जो कार्बन डबल बॉन्ड बना तो उसको बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है, जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया वो विनाइलिक कहलाएगा, और डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक। तो दो वर्ड याद रखना, विनाइलिक एंड एलाइलिक। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो विनाइलिक कहलाता है, उसका अगला वाला जो कार्बन होता है वो एलाइलिक कहलाता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड याद रखना, विनाइलिक एंड एलाइलिक। ठीक है, ये फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लोग आगे बढ़ते ही विनाइलिक और एलाइलिक हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या कुछ चीजों को चलो एक ऑर्डर लिखते हैं, एक ऑर्डर चलो समझा जाए। तो एक हम लोग ये लिखते हैं किसमें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो एक इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं, सब चीज मतलब रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए। देखो इससे ज्यादा स्टेबल है ये था, वह बोलोगे सर यही सब बार बार करा रहा। हाँ पहले इसको एक बार देख लो, इससे ज्यादा स्टेबल है ये, इससे ज्यादा स्टेबल है ये, मतलब 3 टाइम कर देते हैं। ठीक है, ये अब इससे ज्यादा स्टेबल हो गए, देखो ये। अब यहां पे देखो क्या होगा, देखो समझो कि ये जो कार्बोकैटायन है इसको मैं लिख देता हूं, चलो थोड़ा सा मतलब एलेबोरेट करके। ये तो देखो इसको 3 हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है और साथ में रेजोनेंस। तो यहां पे 9 हाइपर कंजुगेशन था, तो मैंने कहा कि 9 हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस पे भारी पड़ता है, पर यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस। तो देखो 3 हाइपर कंजुगेशन से 3 हाइपर कंजुगेशन समझ लो बैलेंस हो गया। अरे बैलेंस समझ लो कि 3 हाइपर कंजुगेशन ने इसके 3 हाइपर कंजुगेशन को बैलेंस कर दिया, पर यहाँ पे रेजोनेंस और यहाँ पे कितना बचा 6। अरे वहां पर रेजोनेंस प्लस 3 हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेशन। 3 हाइपर कंजुगेशन ने 3 हाइपर कंजुगेशन को बैलेंस किया, पर यहाँ पे कितने बचे 6 हाइपर कंजुगेशन, वहां पे बचा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस 6 पे तो भारी पड़ेगा, तो ज्यादा स्टेबल। ठीक है ये। और अगर आप यहाँ पे 2 बेंजीन जोड़ दो तो और स्टेबल, फिर क्या कहना भाई, और बेंजीन जोड़ दो तब तो फिर मजा ही आ जाए, मतलब कि 3 अगर बेंजीन जुड़ गए तो और स्टेबल। तो जैसे जैसे रेजोनेंस आप बढ़ाते जाओगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है ये। तो हम लोग अब इसमें एक मतलब 1-2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो वही कुछ मॉलिक्यूल में दे रहा हूं, उनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं जो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मतलब है एग्जाम्पल देखने में सिंपल है पर लोग इसको गलत कर देते हैं। मतलब पहले एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ।
तो ये पहला केस इसको करना है, और फिर दूसरा मतलब मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। ये फर्स्ट हो गया, मतलब इस टाइप का केस, मतलब ये कई मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा एग्जांपल है। तो ये 2 एग्जांपल करने हैं। मेरे आंसर लिखने के पहले, कुछ बताने के पहले सब लोग इसको जरूर एक बार ट्राई कर लेना, मतलब इसको भी और इसको भी एक बार जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। दोनों का आंसर लिख लेना मेरे बताने के पहले, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। तो देखो इसमें जो आंसर है वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा है 2, फिर 3 और फिर 1। अपने आंसर को पहले मेरे आंसर से मैच करना और फिर मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। पहले खुद से जरूर ट्राई करना। और इसमें सबसे ज़्यादा है 3, फिर 1 और फिर 2। क्या हो रहा है ये पहले समझने की जरूरत है। देखो सबसे पहले जब अल्टरनेट होता है तो यहाँ रेजोनेंस होगा, तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। और एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि मतलब एक ही इफेक्ट से आपने आंसर निकाल दिया। एक बात मतलब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बात समझा रहा हूँ जो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही कलर से पूरा मतलब जो पेंट है मतलब उसको मतलब जो भी आपका पेंटिंग उसको पेंट कर दिया। मतलब एक एग्जांपल बोला जाता है, मतलब एक बात कही जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पेंटिंग की तरह है एक्चुअल में, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक ही कलर और एक ही ब्रश से पूरा पेंट कर दिया। आप ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक ही इफेक्ट से सब कुछ निकाल दिया। वहाँ पे कई इफेक्ट होते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कहीं पे कोई इफेक्ट काम करता है, कहीं पे कोई इफेक्ट काम करता है। मतलब अगर आपको कलर का और पेंट का अगर आपको सही नॉलेज है तो आप एक परफेक्ट पेंटिंग बनाओगे। जैसे पेंटिंग में क्या होता है, पेंटिंग तो बस कलर और ब्रश का ही सारा खेल होता है। अगर आपने एक अच्छा कलर और आपने अगर एक अच्छे ब्रश का यूज़ किया, ब्रश मतलब कि कभी बड़ा कभी छोटा, तो आप एक परफेक्ट पेंटिंग बनाओगे। पर अगर आपने एक ही ब्रश से और एक ही कलर से पेंटिंग कर दिया तो आप बहुत ही खराब पेंटिंग बनाओगे। तो वैसे में अगर आपने एक ही रूल को पकड़ के स्टेबिलिटी निकालने लगे या फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने लग गए तो वैसे केस में 100% गलत होना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एक लॉ के अराउंड नहीं घूमता, आपको हर चीज का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या वर्क करेगा और कौन डोमिनेटिंग होता है। जैसे यहाँ पे रेजोनेंस, क्लियर कट रेजोनेंस के आसपास कोई नहीं जाएगा। यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो सकता, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखो अब आपके पास क्या है कि 2 और 2, अरे 4 हाइपर कंजुगेशन मैंने लास्ट टाइम पे बताए थे निकालना। यहाँ पे 2 और 2 4 हाइपर कंजुगेशन, तो इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा। अब देखो हाइपर कंजुगेशन, देखो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे होगा अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे, तो 4। और अभी यहाँ पे भी करोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 4। तो हाइपर कंजुगेशन से नहीं हो पा रहा, रेजोनेंस दोनों में नहीं हो रहा। फिर क्या होगा, देखो ये जो डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड अगर आपको याद होगा माइनस आई इफेक्ट में लिखवाया है सबसे लास्ट, डबल बॉन्ड सबसे लास्ट में। तो डबल बॉन्ड वैसा है कि भाई अगर उसके तुम अल्टरनेट में रहोगे तो रेजोनेंस करके तुमको स्टेबलाइज कर देगा, पर अगर आप उससे दूर चले गए तो माइनस आई लगा देगा और आपको अनस्टेबलाइज कर देगा। मतलब आप अगर उसके अल्टरनेट में थे तो रेजोनेंस करके आपको स्टेबलाइज कर रहा है, और दूर चले गए तो आपको उल्टा वो डिस्टेबलाइज कर देगा। तो माइनस आई लगाएगा, और अगर कोई माइनस आई लगाएगा तो उससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो वही सेम माइनस आई की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। यहाँ पे तो सारे sp3 कार्बन है, तो ये सब क्या लगाएंगे, सिर्फ प्लस आई। तो प्लस आई से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो प्लस आई माइनस आई और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आते हैं, ऑक्सीजन देखो जब बगल में है तो लोन पेयर देख के इसको स्टेबलाइज कर देगा। आप बोलोगे सर लोन पेयर तो दिखाया नहीं, भाई लोन पेयर ना दिखाया है और ना ही कभी आपको दिखाया जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। मतलब अब देखो दूर हो गया तब तो मतलब लोन पेयर नहीं दे पाएगा एक्चुअल में, तब फिर क्या है, ऑक्सीजन कुछ करे ना करे माइनस आई तो जरूर लगाएगा। अरे माइनस आई, और ये भी कुछ करे ना करे तो माइनस आई जरूर लगाएगा। दूर वाले को माइनस आई कम, दूर वाले को माइनस आई कम, माइनस आई कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो देखो ये रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल माइनस आई, इसका माइनस आई कम। जब दूर जाओगे तो माइनस आई कम, जब माइनस आई कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए 1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 2 से, ठीक है। ये इसमें ऑर्डर रहेगा। तो इन सब क्वेश्चंस को क्या ये बहुत सिंपल दिखते हैं पर इसमें सोचने की ज़रूरत होती है। और मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब समझ लो 10 साल का पढ़ाते हुए, यही कहता है कि
बच्चे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को गलत मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो क्वेश्चन आता है मतलब एग्जाम में, मान लो आप कोई भी एग्जाम देने गए, चाहे वो जेईई मेन गए या फिर सीईटी गए या फिर नीट गए या एडवांस, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और जितने बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, मान लो जेईई मेन देने अगर 100 बच्चे गए तो 100 के 100 इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मतलब अगर ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया तो इसको 100% मतलब सारे के सारे बच्चे ट्राई करते हैं, पर सही सिर्फ 10, 15, 20% बच्चों को होता है, मेजोरिटी का गलत होता है। क्योंकि मेजोरिटी वाले लोग क्या होता है, ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, उनको लगता है हर जगह रेजोनेंस, उनको लगता है हर जगह इंडक्टिव इफेक्ट है, और जिसकी वजह से गलत हो जाता है। तो जब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए पहले के जो लेक्चर्स उनको बहुत ध्यान से करना। अब हम लोग इसमें आगे आते हैं थर्ड, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के इफेक्ट को देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है sp, उससे ज़्यादा sp2, इससे ज़्यादा sp3, सॉरी ये गलत हो गया, sp और फिर sp2 फिर sp3, ये इसमें क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो साइज का उल्टा, ठीक है, साइज जिसका ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कभी भी प्रॉब्लम आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना साइज का रिवर्स होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, साइज का रिवर्स होता है। ठीक है, ये साइज का उल्टा है ये। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि ज़्यादा, मतलब साइज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ठीक है, अब एक बात समझो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको मतलब नेगेटिव, उसको क्या चाहिए, माइनस चार्ज। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज लेना चाह रहा है, पर अगर उसमें प्लस चार्ज आ गया तब क्या होगा, तब वो अनस्टेबल हो जाएगा। देखो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको चाहिए भाई आपका माइनस चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव, उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। पर अगर उस पर प्लस चार्ज आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हाईली अनस्टेबल। पॉजिटिव चार्ज ऑन वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हाईली अनस्टेबल। ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें एक ऑर्डर ध्यान रखना स्टेबिलिटी, जैसे CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इससे कम स्टेबल होगा डबल बॉन्ड वाला, क्योंकि ये sp2 से आता, ये मतलब पहले sp3 रहा होगा, sp3 से आता है, ये sp2 से आता है, कम स्टेबल होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाला और, तो मतलब ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गई है। ट्रिपल बॉन्ड का साइज छोटा होता है तो अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले वही ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, जैसे बॉन्ड लेंथ कम होने लगता है तो उसका साइज छोटा होता है, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो sp हाइब्रिडाइज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। अब चलो डबल बॉन्ड पे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल करवाता हूँ, समझाता हूँ। ये 3 केस को देखते हैं डबल बॉन्ड पे। ठीक है, देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, सबसे स्टेबल है, टू इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं। ठीक है, पर ये समझो ये sp3 से आया होगा, मतलब sp3 से आया होगा ये, मतलब ये sp3 पहले sp3 रहा होगा ना ये, और ये sp2 से। तो आप प्लस आई माइनस आई कुछ भी सोचने के पहले ये ध्यान रखना कि इसका खुद का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है या इसका खुद का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब देखो डबल बॉन्ड वाला sp2 रहता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, तो इसीलिए इसमें 2 के बाद 1 और 1 पे 3,
तो ये क्या है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या है आपका लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड वाले की स्टेबिलिटी कम होती है इससे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे लिख देता नॉर्मल। तो देखो ये जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर अगर आप ऐसे करोगे तो ये कम स्टेबल होगा, और अगर इसी पर डबल बॉन्ड कर दोगे तो लीस्ट स्टेबल, ठीक है। ये तो ये, और इन दोनों के बीच में थोड़ी देर पहले मैंने एक सिंपल वाला मतलब केसेस भी करवाया था, एक ये और एक और लिया था। तो इन दोनों के बीच में एक मॉलिक्यूल आप लगाना चाहो तो बिना डबल बॉन्ड वाला भी आ सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने कार्बोकैटायन को रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स एक्चुअल में लिख लिए हैं। इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं आज के लिए, और फिर आज के लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि बेंजीन के बाहर पॉजिटिव चार्ज लगाया, ठीक है। बेंजीन तो पहले से एरोमेटिक है, अरे बेंजीन तो पहले से एरोमेटिक है, तो पॉजिटिव चार्ज ने मतलब बेंजीन पे कुछ किया नहीं है, अरे बेंजीन तो पहले से एरोमेटिक है। देखो एरोमेटिक का मतलब कि बहुत स्टेबल है, उसको ऑलरेडी मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। बगल में पॉजिटिव चार्ज है, वो कंगाल है, तो बल्कि ये हुआ कि बेंजीन अपना उसको पाई इलेक्ट्रॉन दे के उसको स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। तो बेंजीन ने क्या है कि कैटायन को स्टेबलाइज कर दिया, मतलब बेंजीन ने कैटायन को स्टेबलाइज किया। पर अगर कुछ ऐसा हो गया कि एक कार्बोकैटायन ने एक रिंग को एरोमेटिक बना दिया, मतलब कार्बोकैटायन ने रिंग को एरोमेटिक बनाया, तो वैसा कार्बोकैटायन सब पे भारी पड़ेगा। तो इसमें नीचे लिखो इफ अ कार्बोकैटायन makes a ring aromatic, then that carbocation is more stable than resonance. Then that carbocation is more stable than resonance, ठीक है। तो अगर एक कार्बोकैटायन, if a carbocation makes a ring aromatic, then that carbocation is more stable than resonance, क्या है समझते हैं? इसको ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल ये कैसा है, लेक्चर में बता तो रखा है ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है क्यों? क्योंकि ये sp3 है, मतलब ये sp3 नॉन एरोमेटिक। क्लियर है सब कुछ? सपोज करो मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो पॉजिटिव चार्ज लगाते ये sp3 से हो गया sp2, और ये नॉन एरोमेटिक से हो गया एरोमेटिक। तो इस रिंग को एरोमेटिक बनाने में इसका रोल है, इसको हटा दोगे तो एरोमेटिक गायब हो जाएगा। तो ये रिंग एरोमेटिक सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से बनना है, किसके? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो वही मैंने कहा, अगर कोई मान लो रिंग अगर एरोमेटिक बनता है इस कैटायन की वजह से, तो ये बहुत स्टेबल होगा। कितना स्टेबल होगा? ये 3 बेंजीन पे भी भारी पड़ेगा, बाकी सब तो उसके बाद 3 बेंजीन पे भी भारी पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना कि ये मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये इसको एरोमेटिक बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, ये कैसा है? ये है आपका नॉन एरोमेटिक, यहाँ पे कैटायन लगाया तो ये एरोमेटिक है। तो इस रिंग को एरोमेटिक कौन बना रहे? कैटायन। तो ये क्या होगा? ये आप समझ लो कि इन सब पे ज्यादा स्टेबल है ये, तो सबसे स्टेबल होगा ये। तो अगर कोई कार्बोकैटायन मतलब अगर कोई रिंग कार्बोकैटायन की वजह से एरोमेटिक बनता है, तो वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस पे भारी ही पड़ेगा, और ये बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। 10 में नीचे लिखो भाई, लिखो इन दी अबव केसेस कार्बोकैटायन मेक्स द रिंग एरोमेटिक। इन दी भाई अबव एग्जांपल कार्बोकैटायन मेक्स द रिंग एरोमेटिक, सो दिस कार्बोकैटायन आर वेरी स्टेबल। तो ऐसे कार्बोकैटायन क्या होता है? बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों का कार्बोकैटायन खत्म नहीं हुआ है, पर बाकी बचे हुए केसेस हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।